औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, जब से होश संभाला है या जब से सहाफत के मनसब पर फायज हुए हैं, तब से एक हुकूमत जो आज बराजमान है हुक्मरानों के तर्ज पर, उन तमाम तर मामलात को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि ये हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो कि सब चीज़ का एतराफ़ भी करती है और फिर उसी के बरक्स तरक्की के दावे भी किए जाते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी, मेरे प्यारे कप्तान, हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। जनाबे वाला रोजगार तो है नहीं, हुनर कहां से देंगे? सिलबट्टे पीसने वाले आज बेरोजगार घूम रहे हैं, और अगर सिलबट्टे पीसने वाले के साथ MBA की भी बात कर लूं तो आज वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन यहां पर हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम किस हुनर के अंदर धकेला जा रहा है पाकिस्तान को, आज तक मेरी समझ में नहीं आई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ये किस वफाकी वजीर का बयान नहीं है, ये वजीर आजम इमरान खान साहब का बयान है कि कौन से इस्तेहकाम की आज बातें की जा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने खुद एतराफ करके अपने लिए चार्जशीट तैयार कर ली कि बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। जनाबे वाला, बेरोजगारी करने वाला कौन है? बेरोजगारी करने वाले क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं? क्या बेरोजगारी करने वाले का नाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है? क्या बेरोजगारी करने वाले का नाम डॉक्टर फारूक सत्तार है? क्या बेरोजगारी करने वाले का नाम असफंद यार वली है? नहीं जनाबे वाला, बेरोजगारी करने वाले का नाम जनाबे मोहतरम चौधरी फवाद हुसैन है, जिनको पहले आप लोगों ने मीडिया वालों के सर पे बैठा के रखा और बाद अज़ां उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे दी गई। दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था उससे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने आज प्ली बार्गेन और हफ्ज़े बेजा में रखने वाले लोगों के हवाले से जो ये तरीक़ेकार है नैब का, उसको गैर कानूनी करार दिया। उसके दिफा में निकल के आ गए फवाद चौधरी साहब। उन्होंने कहा कि नहीं जी, समझ से बालातर है, मुझे तो यही समझ नहीं आता इस्लामी नजरियाती कौंसिल को अरबों रुपए किस चीज के दिए जा रहे हैं। तो जनाबे वाला, तमाम मिनिस्ट्रीज बंद कर दी जाएं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे ताले मार दिए जाएं, बिजली और गैस की मिनिस्ट्री बंद कर दी जाए, पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री को ताला लगा दिया जाए, इत्तलात की मिनिस्ट्री भी बंद कर दी जाए, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा तो प्रोटोकॉल के ऊपर अरबों करोड़ों रुपए लगा के क्या फायदा? समझ से बालातर तो हमारे भी है कि किस बात का सियासतदानों को और वज़रा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और आज NICH के अंदर जो वाकया हुआ है, नजर उतारी जाना तो बिल्कुल बनता है सिंध हुकूमत का। बहुत फख्र है जिना अस्पताल NICVD NICH के ऊपर सिंध हुकूमत को। ये हुआ है जी NICH के अंदर। क्या हुआ है मैं बता देता हूं। 5 दिन की बच्ची एक्यूबेटर के ऊपर जिंदा जल गई। ये हुआ है आज अस्पताल में। और आज फुप्पी जो खड़े होके बड़े बड़े बयानात देती हैं सिंध असेंबली के अंदर, आज ले लें इसके ऊपर नोटिस, आज बात करें इसके ऊपर बैठ के कि जनाबे वाला, किसकी नाअहली थी कि ये किसी की रहमत को आप लोगों ने नजर आतिश कर दिया। और उस पर कमाल रजा साहब कमाल करते हैं जनाबे वाला। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने तो फौरन आग पर काबू पा लिया। जब आग पर काबू पा लिया तो 5 दिन की बच्ची कोयला कैसे बन गई? है कोई पूछने वाला? पाकिस्तान के अंदर कौन पूछने वाला है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि अगर एक सरकारी अस्पताल में बच्ची जल के मर जाती है तो किससे पड़ी है? जनाबे वाला, सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहा था, गरीब का ही बच्चा होगा, क्योंकि प्राडो में नहीं आते हैं जिना अस्पताल NICVD या NICH में लोग इलाज कराने के लिए। वो आते हैं जिनकी डेड बॉडीज वापसी पर भी रिक्शे में जाती हैं। कौन पूछता है जनाबे वाला? और आज इब्राहिम हैदरी में गर्म कपड़े मांगने पर बाप ने खुदकुशी कर ली है। यह है रियासत मदीना। सलाम पेश करता हूं ऐसी न्यू रियासत मदीना को मैं। यह है जी रियासत मदीना। 8 दिन से घर में फाके थे, बच्चे सर्दी से ठुठर रहे थे, और बच्चों ने जब अपने बाप से गर्म कपड़े मांगे तो बाप ने कब्रिस्तान में जाके खुद को आग लगा ली। सलाम पेश करता हूं जी ऐसी रियासत मदीना को मैं। यह है सही तस्वुर, ये रियासत मदीना का जो इमरान खान साहब या उनकी काबीना में मौजूद जितने वज़रा हैं वो बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, कराची को। ये वो रियासत मदीना है। और मरने से पहले वो शख्स इतना मासूम था कि जिनकी वजह से वो इन हालात में था, उन्हीं से दरखास्त करके चला गया, खत लिख के चला गया कि जनाबे वाला, मैं बहुत मुफलिस था, बहुत लाचार था, बेरोजगार था, गरीब था, तो मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, हमारे पास अपना घर तक नहीं है, तो उनको घर दिला के मदरसे में दाखिल करा दिया जाए। मरने से पहले मैं उस बंदे की सोच को सलाम करता हूं कि जिसकी वजह से वो इन हालात का शिकार था, उन्हीं से अपील करके चला गया।
ये है हुक्मरानों का सही किरदार रियासत पाकिस्तान में, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मुतअद्दिद बार इसी प्लेटफॉर्म से मैं मुतालबा कर चुका हूं कि जितने दावे इलेक्शन से पहले हुक्मरानों की जानिब से या सियासतदानों की जानिब से किए जाते हैं, अगर उनको पूरा ना किया जाए तो खुदा के लिए इस पे कानून साजी की जाए। आर्टिकल 62-63 आयद होनी चाहिए। यह सही मानों में आवाम से अगर वादा खिलाफी है तो गद्दारी आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। कोई कानून साजी इस पे कर ली जाए तो शायद अवाम अपने आंसू पोंछ ले जनाबे वाला, वरना अवाम के बच्चे ऐसे ही जल के मरते रहेंगे। गर्म कपड़े मांगने पर एक मजदूर खुदकुशियां करते रहेंगे। यह हो रहा है रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, सो कॉल्ड न्यू रियासत मदीना के अंदर। शेख रशीद साहब बड़े बयानात देते हैं, बहुत बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन अच्छा बोलने वाला ना अच्छा वजीर साबित होता है ना अच्छा वजीर आजम साबित होता है। अगर अच्छी स्पीच करने पर ही किसी को वजीर आजम बनाना है तो ओवैस रब्बानी साहब अगले वजीर आजम होंगे पाकिस्तान के। बहुत अच्छी स्पीच करते हैं। आज उन्होंने बोल दिया शहबाज शरीफ साहब मेरे आदमी हैं। शेख रशीद साहब का आज ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ साहब मेरे आदमी हैं। इसका मतलब है तमाम सियासतदान पसे पर्दा मिले हुए हैं। अवाम किसी से कोई उम्मीद ना रखें, सब एक ही किसी शादी में जाएं तो एक ही टेबल के ऊपर बैठ के सब खाना तनावुल फरमा रहे होंगे। ये जितनी बयानबाजी हैं ये कैमरे के सामने हैं, असेंबली के अंदर है। मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, धमकियां वमकियां, बाहर निकल के बोल रहे होते हैं जी सॉरी बहुत कुछ निकल गया मुंह से। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के फहद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा जनाबे वाला। आप या पीपल्स पार्टी के जितने दोस्त यहाँ आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं जी हमने जना अस्पताल बनाया, हमने NICVD बनाया, NICH बनाया, और वजीर सेहत पर वजीर सेहत की जो सीट है उसके ऊपर बैठाया भी जनाब मोहतरम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा को ही किया है। क्या लगता है सर इस किस्म का वाकया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि आज ये वाकया हुआ है, नहायत ही अफसोस हुआ और आज एक दुख की घड़ी है। और मैं समझता हूँ कि आज अस्पताल के अंदर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बच्ची जो है वो इंतकाल कर गई। उनके लवाकिन के साथ सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ उनके मौजूद है। लेकिन बात पता है क्या है, अगर जैसे आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि वो एक बच्ची जल गई और खासदार हो गई, उसमें मतलब जला दिया गया या फिर फला फला, असल में उस अस्पताल के अंदर पहली बात तो वो अकेली बच्ची नहीं थी। उस अस्पताल में लगभग 400 से ऊपर बच्चे थे वहाँ। ठीक है। नागानी आफात जब आती है ना अली भाई तो बता के नहीं आती है। नागानी आफात से मुराद ये कि अगर बिजली में या शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर कोई बड़ा हादसा होते होते बच जाए, जी जी, कंट्रोल कर लिए बहुत सारी चीज़ों पे और बहरहाल कोशिश भी की जाती है। बहुत सारी चीज़ें निकल के जब आती हैं तो फिर बात ये कि इनको इंसिडेंट कह सकते हैं। शौक से किसी ने आग नहीं लगाई थी अस्पताल को, ना तो किसी ने जानबूझ के उसको आग की जो है लिपिट के अंदर पूरे अस्पताल को दे दिया। बड़ा अच्छा ये हो गया, शुक्र है परवरदिगार का कि बड़े जो है वो खौफनाक वाकये से अस्पताल पूरा सिक्योर हो गया, बच गया। लेकिन जी, उस कमरे में कोई एक बंदा तो तैनात होगा सर, पूरे अस्पताल के एक बच्ची देखें, तस्वीर मैंने भी उस बच्ची की देखी है सर, जल के कोयला हो गई है वो। अगर छोटे मोटे जख्म होते ना मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन जल के कोयला हो गई, इसका मतलब है बहुत देर तक वो जलती रही है वहां। सर बात ये है कि वो वेंटिलेटर के अगर वहां जाके आप खुद भी जाके देखें ना, बिल्कुल अस्पताल के अंदर सर मैं रहा हूं वहां पे, ग्राउंड से लेकर ऊपर चौथे फ्लोर तक जो है वो बच्चों की बड़ी तादाद होती है, क्राउड होता है, रश होता है। और आपको पता है वर्किंग डे था, कोई आम मैं वो नहीं कहूंगा सही कि कोई हॉलीडे था या छुट्टी का दिन था, तो वहां जितनी इतनी आवाम थी, मैंने कहा कि हम इस दुख की घड़ी के अंदर उस फैमिली के साथ मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल काबू कर लिया गया। देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ है, उस पर इंक्वायरी जो है वो बिठाई है सिंध गवर्नमेंट ने, और उसकी भी जो है वो नतीजे पता लग जाएंगे क्या वाकये को ऐन गैन करने के लिए तो नहीं करने के लिए। मैंने कहा ना, देखिए एक चीज हुई है, अच्छा अगर हुई है तो जानबूझ के नहीं हुई है, हो गई है ना, अहली बढ़ती गई है, बड़े हादसे से अस्पताल बच गया। अच्छा, बड़े हादसे से जो है ना अस्पताल बच गया, ये बड़ा करम हो गया अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, ना अहली बढ़ती गई है या नहीं? नहीं देखिए, नाअहली तो नहीं है। मैंने कहा नाअहली होता पूरा अस्पताल जल जाता। अच्छा, एक बड़ा हादसा हो जाता। नाअहली नहीं है, वहाँ मशीनरी थी मौजूद, और बहरहाल जितनी अच्छी वहाँ पर जो वहाँ पर मेंटेनेंस है या दीगर हालात, वहाँ जो चीजें हमने रखी हुई है सिंध गवर्नमेंट ने, या वहाँ जो चीजें मौजूद हैं, जो चीजें उन चीजों को जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बच्चे जल जाते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट की तो मतलब अगर मैं बात करूं तो जरूरी तो नहीं है ना शॉर्ट सर्किट जो है वो ऐसी जगह पे हो कि आम इंसान समझ सके, जो देख सके कि यार यहाँ कुछ हो चुका है। और ये मशीनरी होती हैं, अगर आप जाएं वेंटिलेटर पे जाके तो इतनी मतलब सेंसिटिव मशीनें होती हैं कि उनको ऑपरेट करना, उनको चलाना, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती है। उनके लिए बाकायदा पूरी टीम होती है, वर्क कर रही होती है। सही। तो
शॉर्ट सर्किट जो चीजें समझ में आई हैं वो वजह बुनियाद ये बनी है शॉर्ट सर्किट, और हुई और होते ही मैंने कहा ना, मतलब ना ये अहली फैल किसी के जाती नहीं है, तो सर कमेटी क्यों बनाई आप लोगों ने? सर कमेटी इसलिए बनाई है कि अगर के इलेक्ट्रिक की वजह से भी ये खुदा ना खास्ता हादसा हुआ है तो उसकी जो जिम्मेदार है, जो उसकी जिम्मेदारी जो लोग बैठे हुए खुदा ना खास्ता अगर नाअहली भी हुई है अच्छा। तो उसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं अच्छा। है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर पहले भी अगर आपको याद होगा सिंध गवर्नमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, अच्छा। कि खुदा के लिए बहुत सारी चीजें इनके ऊपर आप अटेंशन रखें, आप देखें इन चीजों के ऊपर। तो बहरहाल ये जो वाकया हुआ ये के इलेक्ट्रिक की वजह से हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करिए जानबूझ के नहीं किया गया अली भाई, खुदा ना खास्ता। ये मैं आपको नहीं कह रहा ना सर, इल्जाम दायर कर दो कि जला दिया जल गई, मैंने कहा ना अहली। देखिए नाअहली तो मैंने कहा ना, अगर नाअहली हुई है तो उसके ऊपर जरूर लाजमी तौर पर इंक्वायरी बैठाई है। अच्छा। और उस पर एक्शन भी होगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, फहद शफीक साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। जरा बता दें सर, शेख रशीद साहब ने आज जो बयान दिया, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब मेरे आदमी हैं। सर इसका मतलब है कि तमाम सियासतदान पस्से पर्दा मिले हुए हैं, मतलब अजीब तेरी सियासत अजीब तेरा निज़ाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बड़ी अच्छी बात है, और शायद आपके ही प्रोग्राम में पहले भी हमने शेख रशीद के हवाले से कुछ बात की थी। वो सेल्फ प्रमोशंस के लिए कोई बयानात देते हैं, और ऐसे तो मैं बोल दूं कि मेरा ये आदमी है। अच्छा। तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? अब कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। सही। उन्होंने क्यों किस पॉइंट ऑफ व्यू में बोला ये तो उनसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि जब उनसे सवाल किया जाता है तो आपने देखा होगा कि मीडिया पर्सन्स को वो किस तरीके से धुतकारते हैं बाकायदा। मैंने ये भी देखा है कि मीडिया पर्सन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर जाते हैं। आपके ही अपने कैमरामैन, डिफरेंट चैनल्स के कैमरामैन, इतनी ईगो है कि अपनी बात करो और दूसरे की बात सुनते नहीं है। चाहे वो जो एक ट्रेन का हादसा हुआ था जिसमें आग लगी थी, उस दिन भी आपको याद हो कि मीडिया ने जब सवाल किया तो वो बैक ऑफ हो गए, वॉकआउट कर गए वहां से। शेख रशीद खुद भी कराची में भी एक दफा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी बाइकाट किया था शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू में बोला है ये तो वही सही तरीके से बताएंगे कि शहबाज शरीफ उनके आदमी है, या वो शहबाज शरीफ के आदमी है, या वो किसके आदमी है। अच्छा। शेख रशीद खुद किसके आदमी है ये भी वो बताएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। उनसे ये भी पूछा जाए। सही। जो वो हर किसी, जब ये गवर्नमेंट बनती है किसी की भी, तो वो आके ज्वाइंट हो जाते हैं एक सीट के साथ अपनी, तो वो किसके आदमी है? फहद शफीक साहब, मुल्क की हालात कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे? ये आपके सामने है। मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ये कि आप लोगों के चैनल के हालात बुरे हैं ना सर? हालात बुरे हैं ना? बिल्कुल। मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। बिल्कुल। आपके लीडर कहाँ हैं? मेरे लीडर जी नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल। कहाँ? इलाज के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, इलाज कुछ लंबा नहीं हो गया सर? नहीं, देखिए इलाज मियां नवाज शरीफ, मैं आपको आज फिर बोलूंगा, जी जी, डेट टाइम प्रोग्राम का नोट कर लें। नवाज शरीफ भागने वाला आदमी नहीं है। अच्छा। आप आज भी ये मेरी बात लिख लें, और मैंने पहले भी ये बात बोली थी, और आप लोगों के प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी वो अपनी बेटी को लेके आया पाकिस्तान। सही। चाहता तो वो अकेले आ जाते, ठीक है, चाहते तो अपनी बेटी को भेज देते। सही। उसके बावजूद आए अपनी बेगम को वेंटिलेटर पे छोड़ के। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने है ये। सही। और आज भी नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये भी बात आप लिख लें, और सबके मुंह वैसे ही बंद हो जाएंगे। अच्छा। जब नवाज शरीफ वापस, देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कितनी बार इख्तिदार में रहे ये बताइएगा? 3 दफा। 3 दफा इख्तिदार में रहे। उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं बनाया जहां उन जैसे दूसरे मरीजों का इलाज हो सके। देखिए पाकिस्तान में अस्पताल बिल्कुल बनाया है। अच्छा, तो यहाँ इलाज क्यों नहीं कराया? उनका भी इलाज यहाँ पे था। अच्छा। लेकिन लोगों ने रिकमेंड किया। अब एक चीज है ना, उनका डॉक्टर वहां था। मेरी बात सुने ना, अब कोई हम अगर किसी बाइक का इंजन बनवाते हैं, जी जी, सही है, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, सही, बहुत बचकाना मिसाल देता हूँ, जी जी, कि एक बाइक का हमने इंजन बनवाया, ठीक है, और इंजन बनवाने के बाद उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो हम किसी और मैकेनिक के पास कैसे जा सकते हैं? अच्छा, हम उसी मैकेनिक को ले जाके दिखाएंगे जिसने वो इंजन बनाया है। सही। तो मेरे भाई तो जाती नॉलेज थे ना सर यहाँ? देखिए नहीं, जाती नॉलेज थे, उन्होंने रेकमेंड अगर इंजन में कोई खराबी हुई होगी तो जाती नॉलेज के पास ही जाते ना सर। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कंपनी में क्यों चले गए? क्योंकि उनका हार्ट का प्रॉब्लम हमेशा से चलता रहा है शुरू में। तो हार्ट के अस्पताल नहीं है पाकिस्तान? उनका डॉक्टर जो था, कंसल्टेंट, अच्छा, हमें भी कोई बीमारी होगी ना तो अपने फैमिली कंसल्टेंट के पास जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर अदनान साहब, अदनान साहब ने ही रेकमेंड किया। अच्छा। वो तो यहाँ पे थे, सही, वो उनके फैमिली कंसल्टेंट थे, ठीक है, जो मेन डॉक्टर थे वो वहां थे। और ये चीज यार ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई भी चाहे वो बाहर जाके इलाज करा सकता है, जिसकी इस्तिताअत है वो बाहर जाके इलाज कराए। इसमें मौजूद है, इसमें किसी का कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अगर एक मिसाल दे दे मुझे, जी। आज इमरान खान अल्लाह ना करे तबीयत खराब हो जाती है, जी जी, तो इमरान खान बाहर जाता है, फिर आप क्या बोलेंगे?
तो सर जी उनको भी वही बोलेंगे जो आपको बोल रहे हैं अगर सर। अल्लाह ना करे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जी, जी। आपको आपके पास पैसे, आप जाके बाहर इलाज करा तो सर लें। मैं क्यों कराऊं? जब मुझे मेरा इलाज यहाँ पे होगा तो मैं मेरे यहीं से भाई, कराऊंगा। यहाँ पे होगा ना जी। तो आप भी वहां जाएंगे। तो क्यों जाऊंगा सर देखिए मैं? फैमिली प्रेशर, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, और जो कंसर्न डॉक्टर होता है ना, जी, जी। उसकी जरूर ये मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है अली, अच्छा। कि बाहर क्यों चले गए, अच्छा। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बाहर है। जाने पे एतराज नहीं है, वापस ना आने पे एतराज। क्यों बहुत टाइम अच्छा, हो गया सर। कब नहीं आए? एक हफ्ते के अच्छा लिए। चले, अब हम बात का स्टार्ट करते हैं। मुझे जी, बताएं कब नवाज शरीफ बाहर से वापस नहीं सर जी आए? सब दफा आए, हमेशा आए। PLD 2000 के अंदर केस अब तो भी हम मौजूद है अभी सर। क्यों, तो अब अभी हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे मुल्की या नहीं आएंगे? मामलात इतने मुश्किल हालात में अच्छा नहीं। अभी थे, बिल्कुल है सर। अभी जो नवाज अभी हैं, शरीफ, सर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद ऐसा लीडर है जी, जी। पूरे पाकिस्तान में जिसने मिसाल कायम की है, अपने कारकुनान का, अपने पार्टी लीडर्स का सर फखर से बुलंद किया है। अच्छा। अपनी बेटी को लेके आए अच्छा पाकिस्तान सजा होने के बाद। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई के नुमाइंदे से भी सवालात की बौछार की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, रियासत मदीना बन रही है बिल्कुल पूरी आबोताब के साथ। हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का भी इनेकाद कर दिया गया है, लेकिन आज कोरंगी इब्राहिम हैदरी के अंदर गर्म कपड़े मांगे बच्चों ने, तो एक बाप ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके महंगाई के अंदर वो इतना पिस चुका था और वो मजदूर आदमी था, 3 महीने से बेरोजगार था। सर इस तरह रियासत मदीना बनाएंगे सर? देखिए ना, एक खुदकशी करना, देखें वो हराम है दीन इस्लाम में। अब वो मजबूरियां हैं, महंगाई है, मगर उसको सारा मुल्क फेस कर रहा है। 22 करोड़ 23 करोड़ का मुल्क है। अगर एक फ्रस्ट्रेट होके या किसी के पास जाता और मदद नहीं होती, रियासत तो हर जगह मदद कर रही है। इवन हमने बेघर लोगों को जो है ना, आपने देखा होगा कि खाना भी दे रहे हैं और रहाइश भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, ये मायूसी कुफर होता है। और आपको जंग के मैदान में हो या आम दुनिया के रहते हो, उसमें हर हालात को फेस करने का इंसान में जुर्रत होनी चाहिए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि उसने जो है ना मायूस होके अपनी जान दे दी है। मगर हम ये नहीं चाह रहे हैं कि मुल्क में इस तरह से भी कोई महंगाई या बेरोजगारी नहीं है कि लोग अपनी जान दे दें। ये मायूसी हो सकती है। मंसूर शेख साहब, मुसलसल आपके नाकदीन के हलकों से एक सदा मुसलसल उठ रही है कि बेरोजगारी भी मौजूद है, क्योंकि हर जगह ही बेरोजगारी है। आप लोगों ने कोई ऐसा शोबा छोड़ा ही नहीं है जहां पे बेरोजगारी ना हो। दूसरी बात ये, महंगाई इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और तमाम वज़रा ने मिलकर आवाम को घेर के मारा है। आपके नाकदीन ये बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि देखिए महंगाई जरूर हुई है। हमने जो 16 महीने मेहनत की है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है, जी जी, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया सामने। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने ऐसी जिस कंडीशन में हमें मुल्क मिला था 2 हफ्ते अप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं, आपको लंगर खाने खोल के कारखाने बंद कर दिए आप लोगों ने। 2 हफ्ते के रिजल्ट नहीं थे, उसको हमने स्टेबलाइज करके और आवाम की बेहतरी के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, आप देखें कि इंशाल्लाह ताला इस साल में आपको महंगाई में भी कमी नजर आएगी, नौकरियां भी मिलेंगी, घर भी मिलेंगे। मंसूर भाई, दिल की गहराइयों से सर, मैं आ रहा हूं फात भाई आपकी तरफ। मंसूर भाई, दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करने का दिल कर रहा है आपको कि साल के आगाज पे पेट्रोल 117 रुपए हो गया, 5 रुपए बढ़ गए के इलेक्ट्रिक के यूनिट के ऊपर। 3 दिन से ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे बैठे हुए, किसी ने उनसे राब्ता ही नहीं किया है। दरामदाद बरामदाद सब बंद हो चुकी है, किसी ने राबता नहीं किया। और अब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वाले भी हड़ताल का सोच रहे हैं। जनाबे वाला बताइएगा, और कितना खिराज तहसीन पेश करूं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, जो उनके जायज मुतालबात है, उनके लिए गवर्नर साहब भी मिले हैं सिंध के। मगर मुतालबात तो इसलिए मान सकते हैं ना कि अब आप पहले से महंगाई है, वो कहते हैं कि एक्सेल लोड पे अभी से अमल शुरू हो। एक्सेल लोड पे अगर अमल शुरू होगा तो बीच में हमने 2 महीने किया था, तो आपका जो है ना यूरिया कहाँ पहुंच गया था, लोहा कहाँ पहुंच गया था, सीमेंट 100 रुपया बोरी महंगी हो गई थी।
और महंगाई बढ़ रही थी, और डीजल का इंपोर्ट, मैं आपको अर्ज करूं कि डीजल का इंपोर्ट इतना बढ़ जाता कि जितना आपके पास पैसे नहीं है। जहां पे जो माल अभी गाड़ियां लेके जा रही हैं 70 गाड़ियां, वो 125 गाड़ियां लेके जाती। तो आप मुझे बताएं कि इससे और महंगाई होगी मुल्क में। हमने तो कोशिश की है, पहले से महंगाई है, और हम एक्सेल लोड का जो है ना इम्प्लीमेंट करके महंगाई को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। बाकी आप कह रहे हैं कि जो पेट्रोल हमने बढ़ाया ये या डीजल, ये उस पर स्ट्राइक नहीं है मेरे भाई। उसके इंटरनेशनल रेट होते हैं, बड़े हैं, कोई हमारी लोकल प्रोडक्शन नहीं है कि हमने रेट बढ़ा दिया है। हमेशा गोल्ड हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे जब बढ़ते हैं तो मुल्क में बढ़ते हैं, जब कम होते हैं तो कल। आज आप देखें तो सोना सर जी, जान की अमान पाऊं तो बताता चलूं, $5.26 आज कम हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। आप लोग कितना कम कर रहे हैं? तो भाई देखो ना, एक दिन में तो इम्पैक्ट नहीं आता ना, हर महीने आता है मेरे भाई। फर्स्ट जैसे 100 गोल्ड था, गोल्ड आज कितना गिरा है? 2500 रुपया गिरा है। जब इंशाल्लाह ताला अगली पहली तारीख आएगी तो आप देखेंगे कि डीजल भी गिरेगी, पेट्रोल भी गिरेगा। चले ठीक है, मंसूर शेख साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल एक ही बात बोलते हैं, एक लात मार की हुकूमत गिरा दूंगा, लेकिन लात मारने की बात आई तो उन्होंने MQM को वजारतों की पेशकश कर दी कि 2 वजारतें हम तुम्हें दे देते हैं, वहां जाके हुकूमत गिरा दो। सर, अगर खुद ही इस्तीफे आप लोग देते हैं, हुकूमत तो वैसे ही गिर जाएगी। बात यह है कि अगर हुकूमत गिरानी है उसमें दो राय नहीं है जी, ऐसा हो सकता है जी, लेकिन फिर आमरीत और जमहूरियत में क्या फर्क रहेगा? अच्छा, सूरत हाल बात ये वहीं खड़ी हो जाएगी ना आगे। अच्छा, फिर हम, और बात ये कि आमरीत के लोग फिर कहाँ खड़े होंगे? ठीक है, जमहूरियत को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, चाहे मुहतरमा बेनज़ीर हो, या इसके अलावा जो हमारे पास भुट्टो खानदान के अंदर जो हमारे असासे दुनिया में अब नहीं रहे, बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं जमहूरियत की खातिर। सही। सिर्फ बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी भाई मेरे अभी ऑनलाइन थे, ये कह रहे थे कि हमें महंगाई मिली थी। मैं अगर बात करूं, इनको इससे पूछो कि इनको पेट्रोल 65 रुपए लीटर मिला था। ये कहते थे चोरों की हुकूमत है। अब तो फरिश्ते 116 रुपए पे पेट्रोल कैसे ले गए? जब ये आए थे इनको यूनिट 8 रुपए यूनिट बिजली मिली थी। हाँ। अब 18 रुपए की बिजली, इनसे पूछो अब तो ये फरिश्तों की हुकूमत है। जब ये आए थे डॉलर 115 पे था, 160 पे डॉलर लेके चले गए। जब ये आए थे तो आप ये देख लें कि चीनी 47 रुपए किलो थी, आज 87 रुपए किलो चीनी है। अच्छा। आज फरिश्तों की हुकूमत है। बात कितने फीसद महंगाई हुई है? सर कितने फीसद महंगाई हुई है मैं आपको बताऊं, ये आते ही एक साल में 4 दफा तो बजट दिए इन्होंने, ठीक है, और आखिर में क्या 13% महंगाई की शरह। जब कुछ ना मिला ना तो एक बात बताऊं, हम लोगों ने, आप यकीन करें कि एहतजाज जितने रिकॉर्ड करवाए, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सेनेट के अंदर हो, चाहे हमने रोडों पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया, खुदा के लिए IMF की टीम को मुसल्लत ना करें इस मुल्क के ऊपर। अच्छा। जो बजट बनाए, इस मुल्क का बजट बनाने वाले IMF की टीम है, जो IMF के में नौकरियां करते हैं, वो कमा के IMF को देंगे, अवाम का दिवालिया निकाल देंगे। आज आपने कहा कि एक बच्चे महंगाई बढ़ी है सर 13%, अभी 1.5 साल के अंदर 13% इन लोगों ने बढ़ाया है, और जब मुशर्रफ साहब ने सीट छोड़ी थी आप लोगों ने 16% बढ़ाया था। सर मुशर्रफ के दौर में एक बात बताऊं मैं, मुशर्रफ के दौर में भी डॉलर पता है कैसे आते थे? अच्छा, डॉलर लेता था ना, कराची पे भी इस्तेमाल करता था, और यहाँ सौदे करता था, या वहां के सौदे करता था। अच्छा, ये ड्रोन जब बुलवाता था ना, आगे आओ वजिस्तान में आके ड्रोन मारो, आके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से जो हालात पैदा किए हुए थे, ये डॉलर तो आ रहा था, लेकिन इंसानी जाने कैसे जा रही थी? यही कराची शहर था। ये दहशत गर्दों को जिस तरीके से इन्होंने आम और खुलेआम किया हुआ था ना, सिर्फ इन डॉलरों की शक्ल के अंदर, जिस तरीके से इस मुल्क का सौदा उस बंदे ने किया हुआ था, तो डॉलर तो आने थे, कंट्रोल तो करना था, लेकिन कंट्रोल करके इस मुल्क को दिया क्या? ये रोड ब्रिज बना बनू के, और किसके अलावा क्या इस मुल्क को देके गया? यहाँ 73 गायन उठा के ऐसे उसने पटका, 73 गायन उठा के ऐसे पटका, अल्लाह माफ करे, जैसे कोई धोबी घाट के ऊपर कपड़े पटकता है, अल्लाह माफ करे। कोई पूछने वाला ऐसे, मैंने तो नहीं फैसला दिया। अच्छा। आपके जुडिशरी ने कहा 3 दफा टांगो डी चौक के ऊपर। 73 गायन था ये, इसकी आइसक्रीम की दुकान के ऊपर आइसक्रीम की कुल्फी की उसकी वो स्टिक थी, जैसे उठा के फेंक दी। फिर बात ये है कि आफिया सदीकी मैंने दी थी, इसने दी थी आफिया सदीकी, पैसा मुशर्रफ साहब के ऊपर आएंगे ना, जो उस वक्त का इकदाम था उसे आर्टिकल 245 कहते हैं आइन की जबान में, नेशनल इमरजेंसी का निफाज था सर। तो नेशनल इलेक्शन, और वही आर्टिकल जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दिया हुआ है, किसी के बाप की जागीर नहीं है 1973 में। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, बिल्कुल 73 का हमने दिया था। जी जी सर, तो 73 के उसी 73 के आइन में 245 क्या पजामा क्यों पहना दिया भाई? आर्टिकल 245 क्या इमरजेंसी? मैं तो नहीं कह रहा इतनी बड़ी अभी जो आपका जो इनका जो फैसला है, उस फैसले में सारे निकात पढ़ लो भाई, क्या हो गया था? अच्छा, कोई गर्दन पे पिस्तौल रख दी थी तुमने? साहब उसी पे कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाना चाहिए इसी जज के खिलाफ।
अब अगर जाना चाहिए तो ये गए भी हैं। अच्छा, एतजाज हसन साहब कौन सी जमात से? देखिए बात ये गए भी हैं, वो उनका अपना मौकफ था, पार्टी स्टांस नहीं था माजरत के साथ। अच्छा जी। वो क्योंकि एक बैरिस्टर भी है, लाजमी सी बात है, उसने वहां के वकीलों के साथ खड़ा भी होना, साथ चलना भी है। बहरहाल ये है कि हमारा पार्टी स्टांस नहीं था माजरत के साथ। ठीक है। जो फैसला जजों का आया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लब्बेक करती है। बिलावल भुट्टो साहब को गन पॉइंट पे बोला गया है कि 2 वजारतें दे दो। देखिए बात पता है क्या है? जी जी। बात ये आप 12 मेरे प्रोग्राम में बोल चुके हैं ये बात। पता है क्या, हम हमेशा चेक इनको करते रहते हैं। बात पता है क्या, कराची का सौदा करते हैं नहीं ये भाई यार, मतलब प्लीज ये आपको बताओ, सर, ये वो जरासीम बात करेंगे, ये कॉमेडी वो शो नहीं हो रहा। जरासीम है भाईजान, जो वफाक में हुकूमत आती है चिपक जाते हैं जरासीम। अच्छा। और अभी चिपके पड़े हैं वहां। हमने तो इनको ये कहा खुदा के लिए कराची पे जो सियासत आप कर रहे हो ना, ये चार डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन और ये जो एमपी एमएनए ये ले जो घूम रहे हो इनके साथ, खुदा के लिए आओ कराची पे सियासत नहीं करते, मिलके काम कर लेते हैं, छोड़ दो इनका पीछा। अच्छा। ला के मुल्क की सलामती, मुल्क की आज जो दिवालियां निकाल के रख दिया है, आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। भाई बात ये कि लोग अभी मुझे बताओ बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, बच्चों की फीस भरें, या खाने के लिए कुछ करनी है सर, क्या करेंगे? जरा बताइएगा जनाबे वाला, कराची के हवाले से बात की जाती है, कराची तो वो वाहिद शहर है सर, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे सियासत करने के लिए, क्योंकि किसी दौरे हुकूमत में कुछ हुआ ही नहीं कराची में। सर मैं सबसे पहले तो एक बात आपको बताऊं, आज जी मेरा दिल खून के आंसू रोता है। ठीक है। कराची वाले इस वक्त लावारिस हैं। अच्छा। लावारिस से भी कोई अगर बैड वर्ड है ना जी जी तो वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मंसूर शेख साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, जी जी। इनको बोले सब चीजें छोड़ दें, आपने जो करना है वो करते रहे। कम से कम अपने एमएनएज एमपीएस को तो बोले यार लोगों को जाके अकोमोडेट करें इलाकों में। इलाकों से एमएनएज एमपीएस गायब हैं। मैं आज फिर वही बात बोलूंगा आपके प्रोग्राम में बैठ के कि जब एमक्यूएम के एमएनएज एमपीएस थे तो कम से कम लोगों की सुन लेते थे, क्योंकि नीचे चेयरमैन काउंसलर्स भी उन्हीं के थे। वही वाली बात है, एक पार्टी की दोनों चीजें थी। अच्छा। जैसे पंजाब में प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट नून लीग की थी तो डेवलपमेंट हुई, किसी अंधे से भी पूछेंगे वो भी बोलेगा कि डेवलपमेंट हुई है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आज मैं पॉलिटिक्स को बालाए ताक रख के कराची वालों की नुमाइंदगी अगर करूं तो हम कराची में हमारे कराची डोमिसाइल लोग, जितने भी कराची डोमिसाइल लोग हैं, चाहे वो किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हो, सही, मैं एक फर्द वाहिद जमात की बात नहीं करूंगा। एक तो एमक्यूएम ने कराची वालों को ऐसा कर दिया है कि वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, सही है, लसानियत पे बात कर करके आज कराची में एमबीए बीबीए किए हुए लड़के आप यकीन करें 15-15 हजार रुपए पे नौकरी कर रहे हैं। तो सर जी कहाँ जाएंगे? तो हर दौर में हुई ना, जाग पंजाबी जाग का नारा भी लगा, जाग बहादुर जाग का भी नारा लगा, बिल्कुल बहुत सारी चीजें लगी, और जाग पंजाबी जाग का नारा पंजाब में ही लगा था सर। मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ उर्दू स्पीकिंग कराची आइट, मैं कराची में पैदा हुआ हूं, कराची में रहता हूं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। आज भी 1 हफ्ते पुरानी बात है, मैं कहीं बैठा हुआ था, वहां पे एक बंदा आके बोलता है 7 लाख रुपए में नौकरी मिल रही है फलाने डिपार्टमेंट में, 7 लाख रुपए में नौकरी मिल रही है फलाने डिपार्टमेंट में, पैसे भी बाद में देना, सूबाई भी और वफाकी दोनों देख लें सर। मैं देख लें क्या, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको। चलें ठीक। हम कराची वाले को नौकरी क्यों नहीं मिलती? कराची के लड़के कहां जाएं? बेचारे मजदूर में होटल खोल रहे हैं, आपने कितनी सर्विस नहीं देखे मीडिया के? कौन देगा, कौन आवाज उठाएगा? एमक्यूएम तो अपनी डीले करके बैठ जाती है। अच्छा चलें ठीक है। मंसूर शेख साहब, डील्स बार बार आप लोगों की जानिब से हुई हैं, बहादुराबाद पे इतने तो खुद एमक्यूएम वाले नहीं गए होंगे जितने जहांगीर तरीन साहब बार बार जा चुके हैं। हुआ क्या सर? ना कराची के लिए कुछ हल निकल रहा है, ना आपके एमपीएस कराची वाले आपसे खुश हैं, क्या वजह है सर? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये तो पीपल्स पार्टी वाले ने हर बंदे को, हर पॉलिटिकल पार्टी को बिकाऊ बाल समझा हुआ है, और ये ऑफर ऐसे दे रहे हैं जबकि उनको ठोकर मार के, उन्होंने लात मार के उनकी गवर्नमेंट से, इसे नहीं कि ये अपोजिशन में थे और वो छोड़ के गए थे, इनकी गवर्नमेंट को लात मार के चले गए थे। ये साहब कहते हैं कि जी जो है कराची में इन्होंने अमन अमान किया। मेरे भाई ऑपरेशन 2013 में शुरू हुआ था फेडरल गवर्नमेंट में, और आर्म फोर्सेस ने फैसला किया था। आप कहते हो कि महंगाई इतनी बड़ी है, आप जब हुकूमत में आए थे आपने इनको बताया कि डॉलर की कीमत क्या थी और इनके वक्त में क्या हो गई, और जब ये आए थे तो 6,000 अरब मुल्क पे कर्जा था, और साहब जब गए हैं तो 15,000 अरब।
यानी डबल से ज्यादा। फिर वो नवाज शरीफ चलो डबल तो कर गए या 15,000 से 30,000 अरब। मेरे भाई आपने हमें विरसे में इतनी महंगाई दी है, इतने कर्जे दिए थे। पहले हमारी किस जाती थी जब मुशर्रफ का जमाना में, तो साल में 200-300 अरब जाती थी उसके अगेंस्ट के, आपके लोन के अगेंस्ट किस्त। अभी 2,000 अरब जा रही है। तो 2,000 अरब जब मुल्क की इकोनॉमी से, जिसकी एक टोटल 5,500 अरब है, उसमें से 2,000 अरब जाएंगे तो मुल्क में महंगाई तो आएगी, सख्तियां तो आएगी। ये कहते हैं। ठीक है मंसूर भाई, मैं मुत्तफिक हूं आपकी बात से, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। 5 साल में 1300 अफराद की खुदकुशी सिर्फ सिंध के अंदर, क्यों सर? ये भी आज जो रिपोर्ट आई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बिल्कुल ये इसके ऊपर भी मैं यही कहूँगा कि अफसोस हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आप एक खुदकुशी आज जो हुई है इब्राहिम हैदरी के अंदर, अगर आप उसको पढ़ें लेटर को, उसमें क्या लिखा, वो कहने लगे जी मैं स्वेटर नहीं खरीद सकता था। तो मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले भी अर्ज ये किया, जो लोग कमाते हैं ना, जी। या तो उसका बिजली का बिल भरते हैं, या तो गैस का बिल भरते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं और किराया दे देते हैं। अब खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, खाना जो इन्होंने देना था ना, बात ये वफाक में आने वाली हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख मकानात देने थे, ये जो छीन लिए लोगों से छत ना भाई, ये जो रोजगार लोगों को बेरोजगार कर दिया ना, तो लोग फिर क्या करें। मेन बुनियादी तौर पर अगर बात करूं अली भाई, अगर आप पढ़ लें दिमागी अगर तौर पे, अगर जो लोग रिपोर्ट जाया करते हैं, जब दिमाग पे बहुत सारा वजन आ जाए ना सर, खाने के लारे पड़ जाएं और भूख के लारे पड़ जाएं, बच्चा मासूम जब दूध मांग रहा हो, बाप को कहे चोरी कर, डकैती मार, मोबाइल छीन, मुझे दूध ला के दे, तो सर फिर जब वो डकैती ना मारे ना तो वो खुदकुशी कर सकता है। ये जो खुदकुशियां हुई हैं, या अल्लाह माफ करे, ये 1300 लोगों की जो रिपोर्ट आज आई है तकरीबन 1 साल के अंदर, ये 1 साल की रिपोर्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस रिपोर्ट्स को अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, इसके अंदर नगानी आफात भी हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी हुआ कि फ्लड्स भी है, ऐसा भी हुआ कि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत भी बिल्कुल सर, उससे भी हलाकतें हुई हैं। बहुत आगे तक जो है वो मामला गया है। फिर दूसरा ये कि जब ये आए थे जीटीपी रेट 5.8 था, आज जीटीपी रेट 2.8 पे खड़ा किया है। ये जो ग्रोथ थी ना सर, गुर्बत की ग्रोथ, और अगर मैं बात करूं तो ऊपर आई है। और बात यह है कि गरीब आदमी पिस गया है। अच्छा। और पिसने के बाद बात अली भाई मैंने कहा ना कि क्या करेगा, आप मुझे बताएं। भाई कह रहा है कि बात यह है कि 8 इतने करोड़ का शेयर था, जाके किसी से मांग लेता। अरे भाई बात यह है कि क्या लोगों को भिखारी बना दिया तुम लोगों ने यार। मतलब अंडे लंगर, ये 12/12 के लंगर खानों का इफ्तिताह वजीर आजम कर रहा, शर्म होती है कुछ किसी चीज की? ये वजीर आजम है मुल्क का यार। खुदा को मानो, तुम लोग WCO से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? ये इनका काम है, ये रोजगार मुहैया करना इनका काम, इनकी जिम्मेदारी है। हमारा तो बात पता है कि बजट नहीं देते, हमारा तो यहाँ बजट नहीं देते। जॉब मिल जाती है तो फिर मेरिट का कत्लेआम होगा ना, 7 लाख ये गरीब आदमी कहां से लाएगा सर? ये तो अभी फाज शफीक भाई ने जो बात की है, बिल्कुल की है। मैं हमेशा कहता हूं जब इल्जाम लगाते हैं ना, तो आज अगर आप देख लें जो हमारा इस्लामी लॉ ने क्या कहा, इल्जाम लगेगा लगाने वाला ही बताएगा। अच्छा। कि ऐसा हुआ है तो कहां हुआ है। कराची वाले यहाँ जो है ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ हमारे पास डिस्ट्रिक्टों के अंदर भी मौजूद हैं, KMCs के अंदर भी मौजूद हैं, और मैक्सिमम तादाद है, ये भी मैं आपको बता दूं, एक नहीं लाखों की तादाद में जॉब कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ एरिगेशन में जाएं, हेल्थ में जाएं, हमारे पास एजुकेशन में जाएं, उर्दू बोलने वालों की तादाद में अगर बात करूं तो सिंधी बोलने वालों से ज्यादा है। ये मैं दावे से आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा। अल्लाह ताला का एहसान है, हमने तासुब की बुनियाद पर कराची से मोहब्बत है सर आपको। अब किसी ने 7 लाख रुपए की टोपी ड्रामा को दिया हो, मजाक में इन्होंने बात करी, बताते हैं लियो, किसी ने तो मुझे बात कर रही है, क्यों ले गया 7 लाख की नौकरी। मैं देखिए, मैं एक बात करूंगा आपसे छोटी सी, कि मैं कहता हूं कि किसी भी मतलब जबान से ताल्लुक रखने वाला हो, ऐसा नहीं है, सब हम आपस में भाई हैं। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता कि सिंधी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग सब भाई हैं। अच्छा। सब मुसलमान हैं, सब इंसान हैं, हमें आपस में एक साथ यकजा होके चलना है। सही। लेकिन यार कि मैं आपको एक बात छोटी सी आज बताऊं कि हमें कराची वालों को, जो कराची लोग डोमिसाइल है ना, उनको क्यों नजरअंदाज किया जाता है MQM की वजह से। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमेशा से MQM ने कराची वालों के साथ खेल किया है। अच्छा चलें ठीक है। PSP से हुमायूं उस्मान साहब हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला क्या कहेंगे, मुल्क की हालात किस डगर पर गामजन हैं? एक मुसलसल सदाएं उठ रही हैं कि बेरोजगारी है, गरीबी है, रोजगार नहीं है और महंगाई बहुत ज्यादा है। किस तरफ चला जाएगा ये मुल्क जब यहां पर खुदकुशियां बहुत ज्यादा होंगी?
देखिए, मैं अली भाई पहले तो स्टार्ट इस तरह करूंगा कि एक कहावत है, जिस तरह मुर्गा अजान देने के बाद नमाज नहीं पढ़ता, उसी तरह हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब तकरीरें कर कर उस पर अमल नहीं करते, भूल जाते हैं उसके बाद तकरीर के बाद। इस वक्त जो सिनेरियो है ना, देखें खास तौर पर पंजाब के बाद, पंजाब फिर भी बहुत बेहतर है, हमसे बहुत आगे निकल गया। पंजाब में आप देखें टेक्सटाइल जोन बन गए हैं, सियालकोट एक स्टैब्लिश वहाँ पे एक स्टेट बन चुकी है, फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स बन चुका है। बदकिस्मती से उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध आता है, जो सिंध उस तरह तरक्की नहीं कर सका जिस तरह पंजाब कर गया है। फिर उससे नीचे आप चले जाए तो बलूचिस्तान का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो अब ये जो सारे हालात सिनेरियो हमारे सामने आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक बेहतर नहीं होंगे, जब तक हमारा वजीर आजम जो बनता है, वजीर आजम को ये यकीन नहीं आएगा कि अगर मैं सिर्फ पंजाब के वोट लेकर वजीर आजम बन जाता हूं तो सिर्फ उसका फोकस पॉइंट पंजाब होगा। वजीर आजम के लिए मैं समझता हूँ चारों सूबों की इक्वल उसकी होनी चाहिए, कोई इस तरह का सिस्टम लाना चाहिए कि सिंध से भी उतने ही वोट लेने हो, उसको बलूचिस्तान से भी उतने ही वोट लेने हो, खैबर पख्तूनख्वा से भी उतने ही वोट लेने हो और पंजाब से भी उतने ही लेने हो। जब ये चीज बैलेंस हो जाएगी, उसको पता होगा कि तमाम सूबों की अगर अक्सरियत मेरे पास होगी तो मैं सदर बनूंगा या वजीर आजम बनूंगा, तो तमाम सूबों पर फोकस करेगा। बदकिस्मती से अब क्या होता है कि जो वजीर आजम फेडरल हुकूमत बनाता है वो फेडरल में सिर्फ पंजाब को फोकस रखता है, क्योंकि पंजाब को इस नजर में फोकस रखता है कि पंजाब में अक्सरियत है असेंबली के अंदर, वो अक्सरियत उसको मिल जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसकी बाकी सूबों पे आप समझ लें कि सुतेले बच्चों वाला सलूक हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर हकीकी मायने में जमहूरियत डेवलप हो रही है, लोग बहुत आजादाना बहुत आगे तक की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं या बैकअप में मुल्क को संभाल रहे हैं, मैं मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो ना इस बैकअप में होते तो शायद पाकिस्तान को बहुत सारी बैरूनी ताकतें खा भी जाती। अब उनको ये सोचना होगा कि इस सिस्टम को अगर सही किया जाए, सिस्टम को बैलेंस किया जाए, कि सिंध के अंदर से भी उतने ही वोट हों आपको फेडरल हुकूमत बनाने के लिए, पंजाब के जितने पंजाब के अंदर ही इक्वल कर दिए जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में भी उतने ही हो, बलूचिस्तान के अंदर भी उतने ही हो। जब ये तमाम चीजें बैलेंस हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। क्योंकि सिंध इंटीरियर में आप चले जाएं, हम जिस तरह भी जा भी रहे हैं 24 जनवरी को इंशाल्लाह ताला जलसा करने लाड़काना में, लेकिन इंटीरियर सिंध के अंदर भी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी ना। आपका पूरा सिंध तकरीबन मोंजोदड़ों का इस वक्त मंजर पेश कर रहा है। और थोड़ी देर पहले मैं अपने भाई से काबिल इज्जत है, मेरे लिए बहुत एहतराम की हैसियत रखते हैं, मेरे पास 2 बच्चे आए, केडीए में मुलाजमत करते थे। उन्होंने कहा जी हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ इस बेस पे फर्क कर दिया गया। मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, आज का वाकया है, आज का वाकया। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि हमें इस बेस पे फर्क कर दिया गया, हम किसी सियासी पार्टी में भी नहीं थे और सिर्फ हम उर्दू बोलने वाले थे, इस वजह से आज हमें केडीए से कहा गया कि जी केडीए में वतन परस्त यूनियन है तो जरा मदद करते बच्चों की। नहीं, वो आए हमारे पास, देखें वतन परस्त बिल्कुल है, मैं एग्री कर रहा हूँ ना, है। उन्होंने कहा हमारा सियासी कैरियर कोई नहीं था, हमने उनसे कहा जो हमसे हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आप हमारे पास चल के आ गए, आप उर्दू बोलने वाले या सिंधी बोलने वाले। हमने कहा इस तासुब को हमने खत्म कर दिया, पहले हमने उनकी तरबियत की उन बच्चों की। मैंने कहा जो भी सिंध के अंदर रह रहा है ना वो सिंधी है, जो पंजाब में रह रहा है वो पंजाबी है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक से जमीन पार्टी से हुमायूं उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब और मुस्लिम लीग नून से फहद शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे कि मुल्की मामलात वाकई खराब हैं। अगर देखा जाए तो महज या तो वजीर आजम इमरान खान साहब को गाइड करने वाली जो उनकी काबीना मौजूद है वो सही गाइड नहीं कर रही, उनको मौशी इस्तेहकाम कहां से दिखाई दे रहा है, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अपना कसीदा पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले अपनी तारीफों में लगे हुए हैं, MQM वाले अपना रोना रो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी कामयाबियों का, वो कामयाबी ना जाने कहां है, उन कामयाबियों का ढोल सरेआम पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब तक ये मामला चलते रहेंगे? अवाम सब जानते हैं कि ताबूत में कितनी कील बाकी रह गई है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।